नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होली के अवसर पर देशवासियों और दुनिया भर में होली मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेलेनिया और मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो हिंदू त्यौहार होली मनाते हैं। आज जब दुनिया भर के लोग रंगों के इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, मैं उन सभी अमेरिकों को शुभकामनाएं देता हूं जो होली मनाते हैं। ये दिन उम्मीद, शांति और एकता से भरा है। उन्होंने अपने संदेश में होली के रंगों और खुशियों को साझा करने का महत्व बताया और आशा व्यक्त की कि यह पर्व सभी के जीवन में सकारात्मक और सौहार्द लाए। और इसके साथ ही बता दें कि ट्रंप ने यहाँ होली के पर्व को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह पर्व एकता और भाईचारे का पर्व है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से मनाएं। इसके साथ ही दुनिया भर में होली मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि त्यौहार वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मेलेनिया और मैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं जो हिंदू त्यौहार होली मनाते हैं। आज जब दुनिया भर के लोग रंगों के इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो होली मनाते हैं। यह दिन उम्मीद, शांति और एकता से भरा है और उन्होंने अपने संदेश में होली के रंगों और खुशियों को साझा करने का महत्व बताया और आशा व्यक्त की है कि यह पर्व सभी के जीवन में सकारात्मक और सौहार्द लाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं और निरंतर नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के मिशन में सक्रिय रहे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा कि आपकी निष्ठा और समर्पण देश के विकास में प्रेरणा का स्रोत है और आने वाले वर्षों में भी आप इसी समर्पण के साथ सेवा जारी रखें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं और निरंतर नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के मिशन में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी निष्ठा और समर्पण देश के विकास में प्रेरणा का स्रोत है और आने वाले वर्षों में भी आप इसी समर्पण के साथ सेवा जारी रखें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दी है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि मंत्रिमंडल में आप उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं और निरंतर नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के मिशन में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा कि आपकी निष्ठा और समर्पण देश के विकास में प्रेरणा का स्रोत है और आने वाले वर्षों में भी आप इसी समर्पण के साथ सेवा जारी रखें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल रायसीना डायलॉग 2026 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भारत मॉरिशस के स्थायी और मजबूत संबंधों पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी साझा संस्कृति, विरासत और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग 2026 में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर मंत्री धनंजय विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेंगे और भारत के नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे।
रायसीना डायलॉग 2026 के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक रणनीतियों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना बताया गया है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मॉरिशस के विदेश मामलों और क्षेत्रीय एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल रायसीना डायलॉग 2026 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थायी और मजबूत संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में बताया कि भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी साझा संस्कृति, विरासत और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग 2026 में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेंगे और भारत के नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे। रायसीना डायलॉग 2026 के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक रणनीतियों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना बताया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ISBT क्षेत्र में एक फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। यह कदम स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए सड़क पार करने की सुविधा बढ़ाने और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर में बढ़ते यातायात और भीड़ भाड़ को देखते हुए ऐसे आधुनिक और सुरक्षित फुट ओवरब्रिज का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना न केवल लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि आसपास के इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करेगी। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ISBT और एक ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ISBT क्षेत्र में नए फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। यह कदम स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए सड़क पार करने की सुविधा बढ़ाने और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में बढ़ते यातायात और भीड़भाड़ को देखते हुए ऐसे आधुनिक और सुरक्षित फुट ओवरब्रिज का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना न केवल लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि आसपास के इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से संवाद किया और लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। जनता दर्शन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री ने अपने मुद्दे साझा किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से लगातार संवाद और सहयोग बनाए रखने का भी आग्रह किया है। और गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। अन्य बची हुई समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से संवाद किया और लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। जनता दर्शन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री ने अपने मुद्दे साझा किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से लगातार संवाद और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से संवाद किया और लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। जनता दर्शन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री से अपने मुद्दे साझा किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से लगातार संवाद और सहयोग बनाए रखने का भी आग्रह किया है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नामांकन, राज्यसभा चुनाव के लिए अंतिम तारीख। इसके साथ ही बता दें कि नामांकन प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। अमित शाह होंगे इस समारोह में मौजूद। बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता और कार्यकर्ताओं में बता दें कि जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नामांकन, राज्यसभा चुनाव की अंतिम तारीख और नामांकन प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। अमित शाह होंगे समारोह में मौजूद। बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक उत्साह या फिर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नामांकन, अंतिम तारीख और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समारोह में शामिल होंगे। राजनीतिक और माहौल अब बता दें कि और भी ज्यादा यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन किया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है। जनता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे नामांकन, राज्यसभा चुनाव के लिए अंतिम तारीख। नामांकन प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के माध्यम से वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी कि मध्य पूर्व और एशिया के विभिन्न देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन आदि के लिए किए गए मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम प्रदेशवासियों की सुरक्षित वापसी और संकट की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपातकालीन या संकटकालीन स्थिति में वे कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो में नागरिकों से संयम और सावधानी और सतर्क रहने का संदेश दिया है। प्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे सातों दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थितिवश वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना जीवन सुरक्षित करें। नेपाल में हालिया तख्तापलट के बाद देश में आम चुनाव कराए जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत विभिन्न शहरों में मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालन शाह ने काठमांडू के पोलिंग सेंटर में अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुनीला कार्की ने भी काठमांडू के धापाशी पोलिंग सेंटर पर मतदान कर देशवासियों के लिए लोकतंत्र का संदेश दिया। चुनाव अधिकारियों ने मतदान को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए। आम चुनाव में नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है। चुनाव परिणाम आने तक सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।
और नेपाल में हालिया तख्ता पलट के बाद देश में आम चुनाव कराए जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत विभिन्न शहरों में मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बालेन शाह ने काठमांडू के पोलिंग सेंटर में अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही नेपाल के अंतिम प्रधानमंत्री ने भी काठमांडू के धापसी पोलिंग सेंटर पर मतदान कर देशवासियों के लिए लोकतंत्र का संदेश दिया। चुनाव अधिकारियों ने मतदान को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए। आम चुनाव में नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई। चुनाव परिणाम आने तक सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नितिन नवीन ने भगवान से चुनावी सफलता और देश और राज्य के लिए सकारात्मक परिणाम की कामना की। उन्होंने कहा कि हर निर्णय और कदम जनता के कल्याण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। बाद में नितिन नवीन ने अपने नामांकन के लिए आवश्यक कागजात दाखिल किए। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ उपस्थित रहे। मंदिर में आयोजित पूजा और अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालु और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। नामांकन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नितिन नवीन ने भगवान से चुनावी सफलता और देश और राज्य के लिए सकारात्मक परिणाम की कामना की। उन्होंने कहा कि हर निर्णय और कदम जनता के कल्याण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। बाद में नितिन नवीन ने अपने नामांकन के लिए आवश्यक कागजात दाखिल किए। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ उपस्थित रहे। मंदिर में आयोजित पूजा और अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालु और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल और पार्टी समर्थकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर उनके समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के प्रति अपनी वफादारी और समर्थन का संदेश दिया। इस मौके पर राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम सिर्फ नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार राज्यसभा जाएं। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए और अपने विरोध और समर्थन की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। जेडीयू नेताओं का यह प्रदर्शन राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर चल रही रणनीतिक चर्चाओं के बीच सामने आया है। और इसके साथ ही पटना से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों द्वारा नारे लगाए गए। और इसके साथ ही बता दें कि जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल और पार्टी समर्थकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर उनके समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के प्रति अपनी वफादारी और समर्थन का संदेश दिया। इस मौके पर राजीव रंजन पटेल ने कहा, हम नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार राज्यसभा जाएं। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए और अपने विरोध और समर्थन की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। जेडीयू नेताओं का यह प्रदर्शन राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर चल रही रणनीतिक चर्चाओं के बीच सामने आया है। कांग्रेस ने आगामी 2 साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में विभिन्न राज्यों से पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूची के अनुसार तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा और तमिलनाडु से बता दें कि तिलक को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। कांग्रेस का ये कदम आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने और राज्य में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सभी राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और प्रचार प्रसार की तैयारियां शुरू कर दी गई। और राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है कांग्रेस की ओर से। और इसके साथ ही बता दें कि अब काफ़ी ज़्यादा ये सूची चर्चा का विषय बनी हुई है। असम में कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक और इसके साथ ही बता दें कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कार्यक्रम पार्टी के प्रदेश कार्यालय गुवाहाटी में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मौजूद रहे। निलंबित विधायकों के साथ पार्टी से जुड़े अन्य नेता भी नई पार्टी में शामिल हुए। विधायकों ने कहा कि उन्होंने असम और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी का मार्ग चुना है। बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि वे पार्टी की नीतियां और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये शामिल होना आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से राजनीतिक महत्व को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर धर्मनगरी काशी में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। क्रिकेट प्रेमियों ने बता दें कि दारागंज मंदिर में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पोस्टरों के साथ यज्ञ और हवन किया। उन्होंने पूरे क्रिकेट किट के साथ खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और विजय के लिए आशीर्वाद लिया। फैंस ने टीम इंडिया की सफलता और अच्छे खेल के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। मंदिर परिसर में भक्तिमय और उत्साहित माहौल देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि उनके आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से टीम इंडिया को मुकाबले में सफलता मिलेगी। इससे पहले प्रयागराज में भी क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया के लिए विशेष अनुष्ठान कर जीत की कामना की। पूरे देश में इस सेमीफाइनल को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। हवन पूजन का आयोजन किया गया है, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भारतीय टीम आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश करे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से बड़ी उम्मीदें हैं आज लोगों को। अभिषेक शर्मा जो कि फॉर्म में नहीं है अभी, आज बड़ी उम्मीद है कि वो फॉर्म में आए और बेहतरीन प्रदर्शन करें। देखिए, आज भारतीय टीम को बड़ी से बड़ी जीत दर्ज हो सेमीफाइनल में और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश करे, इसके लिए आज क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया है और हमारी दुआएं यही है कि भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। नन्हे क्रिकेटर्स ने आज हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर पढ़ा ताकि भारतीय खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीदें हैं, वो बेहतरीन प्रदर्शन करें और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश करे और पुनः एक बार 2020 वर्ल्ड कप जीते। राजस्थान के प्रसिद्ध भगवान जगदीश मंदिर में आज होली का भव्य उत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और रंग बिरंगे उत्साह के साथ पर्व का आनंद लिया। भक्तों ने आपस में गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मंदिर में भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में रंग गया। मंदिर प्रशासन ने दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर मंदिर में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और होली का आनंद लिया है। मध्यपुर में बढ़ते तनाव और ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के कारण पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा। इसके बावजूद खाड़ी देशों से आने वाली कुछ उड़ानें सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गई हैं। फुजेरा से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट सुरक्षित रूप से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर लैंड कर गई। वहीं दूसरी और दुबई से आने वाली एक उड़ान भी सुरक्षित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में उतरी। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय तनाव के चलते कई उड़ानों के रूट में बदलाव किया गया था, जिससे कुछ सेवाओं में देरी और व्यवधान देखने को मिला था। हालांकि एयरपोर्ट प्राधिकरण और एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संचालन जारी रखा है। के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RN TV।